हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आज की क्लास में जीके सेंटर भरतपुर में। तो स्वागत है आप सभी का। आ जाओ सभी। तो चलते हैं आज के प्रश्नों पर जो आपके लिए। हमारा पहला प्रश्न है, बिल्ली परिवार का वन्य पशु है, यानी कि बिल्ली का जो परिवार में से जो पशु है वो कौन है, किस बिल्ली के जैसा कौन दिखता है। ऑप्शन ए सांभर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी जरख, ऑप्शन डी सियार। तो बिल्ली जैसा कौन सा वन्य जानवर दिखता है इसमें? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बाघ। देखना कभी चीते को कि वो बिल्ली के जैसा ही दिखता है, ठीक है। इसमें वही पूछा गया है कि जो बिल्ली के जैसा दिखता है वह जानवर कौन सा है, उसका नाम क्या है, ठीक है। आ गया होगा समझ में, क्लियर है। तो चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। चलो, हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी सरिस्का, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है उसका नाम बताना है आपको। सबसे बड़ा उद्यान ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला अभयारण्य है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। चलो, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पक्षी घोड़ावड़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्न में से किस स्थान पर नहीं पाए जाते? ऑप्शन ए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, ऑप्शन बी केवलादेव भरतपुर, ऑप्शन सी सोरसन बारा, ऑप्शन डी सांकलिया अजमेर। देखते हैं, सांकलिया अजमेर में पाए जाते हैं, सोरसन बारा में भी पाए जाते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में भी घोड़ावड़ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, केवलादेव भरतपुर। जो भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें राज्य पक्षी घोड़ावड़ नहीं पाए जाते, बाकी तीनों में राज्य पक्षी घोड़ावड़ पाए जाते हैं, क्लियर है। चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का एकमात्र अभयारण्य जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं, कौन से अभयारण्य में सागवान के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, ऑप्शन बी माउंट आबू सिरोही, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय मरु उद्यान भरतपुर। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में सागवान के वन पाए जाते हैं। सात से सागवान, सात से सीता माता, ऐसे याद रखना। सीता माता अभयारण्य, सागवान के वन पाए जाते हैं, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 27। तो कितने वन्य अभयारण्य हैं कुल? ऑप्शन हमारा अगला प्रश्न आंसर, राजस्थान में कुल वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या 27 है, यानी कि हमारे राजस्थान में कुल वन्य जीव अभयारण्य 27 हैं। और वन्य जंतुओं की बात करें तो वन्य जंतुओं जीव अभयारण्यों की संख्या 5 है। हमारे राजस्थान में कुल 5 वन्य जंतु अभयारण्य है और 27 वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए महाराणा जय सिंह को, ऑप्शन बी महाराणा उदय सिंह को, ऑप्शन सी महाराणा सांगा को, ऑप्शन डी राव चूड़ा को। तो मेवाड़ का पितामह किस शासक को कहते हैं, बताओ। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, राव चूड़ा को
मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाराणा जय सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा सांगा इनको नहीं, राव चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध राजपूत शासक कौन था जिसने सर्वाधिक किलों का जीर्णोद्धार करवाया या निर्माण करवाया? ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी हम्बीरदेव चौहान, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी पृथ्वीराज। तो वह कौन सा शासक है जिसने सर्वाधिक दुर्गों और किलों का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। महाराणा कुंभा ने सर्वाधिक किलों का जीर्णोद्धार करवाया और दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। चल देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? उदय सिंह, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी बीका सिंह, ऑप्शन डी जोधा सिंह। तो बीका सिंह और जोधा सिंह तो हो नहीं सकते क्योंकि ये दोनों एक ही समय के हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, उदय सिंह। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था तो उस समय मेवाड़ का राजा उदय सिंह था। 1567-68 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था, ये भी याद रखना है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? ऑप्शन ए जयनारायण व्यास, ऑप्शन बी मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन सी अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन डी भैरव सिंह शेखावत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी कमेंट करें, बताओ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा इसका, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं आगे के सवाल पर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाबर और हुमायूं का समकालीन कहा जाता है? ऑप्शन ए गुरु नानक जी, ऑप्शन बी हरगोविंद जी, ऑप्शन सी गुरु गोविंद जी, ऑप्शन डी हरिदास जी। तो इसमें से जो बाबर और हुमायूं के समकालीन था उस गुरु का नाम बताना है। उस गुरु का नाम क्या है हुमायूं और बाबर के समकालीन? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गुरु नानक जी को। गुरु नानक जी को हुमायूं और बाबर का समकालीन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? संत हरिदास को, ऑप्शन बी गुरु नानक जी को, ऑप्शन सी सुंदरदास जी को, ऑप्शन डी गुरु गोविंद जी को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका, संत हरिदास को कलयुग का वाल्मीकि कहा गया है। ये दोस्तों वही वाल्मीकि है जो बहुत बड़ा लूटपाट करता था। तो ये गुरु ने समझाया इनको कि भाई जो लूटपाट करता है, जो डकैती करता है, वही उसका भागीदार होता है, ना कि जो खाने वाला। तो इसको उस दिन से बात समझ में आ गई और सब कुछ छोड़ छाड़ के बैरागी जीवन व्यतीत करने लगे। हमारा अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए राणा सांगा ने, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप ने, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान ने। तो हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि किसको दी? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मोहम्मद गौरी
को उपाधि दी गई है इसकी। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी के साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे और यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। चिश्ती संप्रदाय की मुख्य पीठ अजमेर में। हमारा अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोविंद, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी गरीबदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद ने सन 1699 में यानी कि 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगा, जो इन्हें सिखों का 10वें गुरु के नाम से जाना जाता है, गुरु गोविंद सिंह को। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है, यानी कि कौन से विभाग का भाग है? हाड़ौती का पठार, लूनी का मैदान, ऑप्शन सी चंबल का मैदान, ऑप्शन डी भोराट का पठार। ये भोराट का पठार है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हाड़ौती का पठार। राजस्थान का जो भौतिक विभाग है जो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है वो हाड़ौती का पठार है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भोराट का पठार किनके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए अलवर राजगढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ और गोगुंदा, ऑप्शन सी बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। भोराट का पठार किन दो के मध्य? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा इन दोनों के मध्य में पड़ता है, इन दोनों के मध्य में स्थित है। तो चलते हैं आगे के प्रश्न पर। क्लियर है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? जो AW प्रदेश है वो राजस्थान में किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी डूंगरपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताओ जल्दी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी राइट होगा। डूंगरपुर जिले में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश पाया जाता है। क्लियर है। चलते हैं आगे के प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? जो वर्तमान में जो प्राकृतिक आपदा नहीं होती है उसका संबंध नहीं है। राजस्थान में कौन सी आपदा प्रबंध नहीं होती है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी सूखा, ऑप्शन डी सुनामी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राजस्थान में सुनामी नहीं आती है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्तमान में सुनामी नहीं आती है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। राजस्थान में सबसे अधिक सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी कछारी मिट्टी, ऑप्शन सी मध्यम काली मिट्टी, ऑप्शन डी लाल व
पीली मिट्टी। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताओ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका। राजस्थान में सबसे ज़्यादा और अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी रेतीली मिट्टी है, जो राजस्थान के हर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा प्रश्न है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारे का प्रयोग पहली बार किया गया? ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी आठवीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारत में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, भारत में गरीबी निवारण के पहले व्यापक सरकारी कार्यक्रम का नाम बताओ। ऑप्शन ए सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, ऑप्शन बी काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ऑप्शन सी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम। तो गरीबी निवारण के पहले कौन सा व्यापक सरकारी का नाम था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गरीबी निवारण के पहले व्यापक सरकारी कार्यक्रम का नाम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। चलते हैं आगे के सवाल। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना कितने जिलों में संचालित है? जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना चल रही है, उन जिलों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने जिलों में चल रही है? ऑप्शन ए 20 जिलों में, ऑप्शन बी 25 जिलों में, ऑप्शन सी 12 जिलों में, ऑप्शन डी 18 जिलों में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। राजस्थान में ग्रामीण आजीविका परियोजना 18 जिलों में चल रही है। क्लियर है। चलते हैं आगे के सवाल पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील देश में पाई जाने वाली दीर्घकालीन बेरोजगारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी प्रतिरोधक बीमारी, ऑप्शन सी चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन डी खुली बेरोजगारी। तो विकासशील देश में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलते हैं आगे के सवाल पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर कहाँ स्थित है? जो हिंदुस्तान का है, पूरे भारत का जिंक लिमिटेड का स्मेल्टर, वो राजस्थान में कहाँ पर है? खेतड़ी, नीमराना, ऑप्शन सी देवारी, ऑप्शन डी निम्बाहेड़ा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी देवारी में स्थित है। और देवारी कहाँ पड़ता है दोस्तों? देवारी पड़ता है उदयपुर में। ठीक है, हिंदुस्तान का जिंक स्मेल्टर उदयपुर देवारी में स्थित है। चलते हैं आगे के सवाल पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा उत्तम ऐप जो निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए मिट्टी की गुणवत्ता के लिए, ऑप्शन बी महिला एवं बाल स्वास्थ्य रखरखाव के लिए, ऑप्शन सी
कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए। ऑप्शन डी पेंशन मामलों के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो ऐप लॉन्च किया गया है इसके द्वारा, तो इसकी कोयले की जो गुणवत्ता की जांच होती है उसके लिए किया गया है। तो चलते हैं आगे के सवाल पर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 की किस धारा के तहत बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना अपराध है? बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना अपराध माना गया है। ऑप्शन ए धारा 5 के तहत, ऑप्शन बी धारा 6 के तहत, ऑप्शन सी धारा 7 के तहत, ऑप्शन डी धारा 8 के तहत। तो ऑप्शन सामने बताओ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा इसका। धारा 6 के तहत बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना अपराध है। तो ठीक है भाई दोस्तों, चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिससे मेरी आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन